कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, मेरा नाम दीपक है और हम लोग जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है भारतीय भूगोल। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। जो इसका पिछला वीडियो था वो मानसून पर था। हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जलवायु के बारे में देख रहे हैं। मानसून तो उसी के पार्ट ही के रूप में है, लेकिन हम लोग जलवायु देख रहे हैं। ठीक है, भारत की जलवायु, विश्व की तो नहीं, विश्व में तो हम अलग से देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व भूगोल अलग है और भारतीय भूगोल अलग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वो है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में जलवायु देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग हिमालय, मैदान, पठारी भाग, नदियाँ, भारत की स्थितियाँ, विस्तार, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक, तो आप लोग उसको देख ही लेंगे। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है मानसून या जलवायु के बारे में। कल हम लोग क्या देखे थे? इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग केवल ये देखे थे, केवल और केवल ये देखे थे कि भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। पूरा वीडियो इसी पर था कि भारत में जो उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है ये वास्तव में है क्या। मतलब केवल समझने वाली बात थी कि उष्ण मानसूनी जलवायु है क्या। ठीक है, और कुछ नहीं समझना था उसमें, केवल इतना ही देखा गया था और कोई बात ही नहीं हुई उसमें। केवल ये कहा गया था उष्ण जो मानसूनी जलवायु वो क्यों है। ठीक है, मानसूनी का मतलब ये हो गया कि 6 महीने हवा इधर से इधर चलती है नीचे की तरफ, और 6 महीने इधर ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिन में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, ठंडी के दिन में ऊपर से नीचे की ओर। ठंडी के दिनों, गर्मी के दिनों में क्या चलती है? गर्मी के दिनों में हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हवा चलेंगी। जैसे ही ठंडी आएगी वैसे क्या हो जाएगी? ऊपर से नीचे की ओर हवा बहना शुरू कर देती है। ठीक है, ठीक। चूंकि लगभग कर्क रेखा हमारे मध्य से होकर गुजरती है, तो मध्य रेखा जो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र होता है तो वो हमेशा उष्ण ही रहता है। लेकिन ये वाला भाग उष्ण भी उपोष्ण में आता है मुख्य रूप से, क्योंकि उष्ण ये हो गया तो उपोष्ण का मतलब उपोष्ण। इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बेहतर है, काम करने के लिए बेहतर है कि इतनी गर्मी होगी। ठीक है, तो और क्यों यहाँ गर्मी होती? कारण ये है कि हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तृत है, जिस कारणवश जो ध्रुव से हवा चलती है ठंडी ठंडी, वो ठंडी हवा यहाँ आ ही नहीं पाती, उधर ही रुक जाती है। ठीक है, चीन की तरफ ही रुक जाती है। जब इधर नहीं आ पाएगी तो ठंड उस प्रकार की पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, ठीक। तो कल केवल इतनी बात हुई थी, आज हम आगे चलें। कल इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें ये सब बताया गया था कि उष्ण मानसूनी जलवायु, केवल एक ही टॉपिक बताया गया तो उष्ण मानसूनी जलवायु होती क्या है, और तो सभी अभी टॉपिक पूरा बचा ही है। ठीक है, आज हम लोग क्या चलेंगे? जलवायु। भारत की जो जलवायु है, तो जलवायु पहले निर्भर किस पर करती है? ठीक है, कि जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्षा होने लगती है। ठीक है, कहीं ऊपर जैसे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वहां पास ठंड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, नीचे रहते हैं तो ठंड कम होती है। दूसरी बात, वर्षा कहीं ज्यादा कहीं मरुस्थल है। ठीक है, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? पेड़ अलग अलग क्यों पाए जा रहे हैं? क्या कारक है? कोई ना कोई तो कारक होंगे। तो आज हम वही देखेंगे, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको देखेंगे। कहीं ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, मुंबई में जाएंगे ठंडी नहीं पड़ रही, ना गर्मी पड़ पा रही है। ठीक है, तो ठंडी और गर्मी का मतलब सामान्य तापमान है। चेन्नई जाएंगे वहां भी सामान्य तापमान। ऐसे क्या है, कोलकाता किनारे वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सब सामान्य तापमान में है। और जैसे जैसे हम अंदर चले जाते हैं गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ जाती है। ऐसा क्या कारण है? तो आज हम केवल यही देखेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, आज यही टॉपिक है। ठीक है, चलिए आइए। तो क्या लिखेंगे? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप लिखेंगे। ठीक है, लिखिए भारतीय जलवायु प्रभावित करने वाले कारक लिख दें, यहाँ लिख देते हैं प्रभावित करने वाले कारक। इसको आप हेडिंग में डालिएगा। ठीक है, कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करे। कल हम लोग केवल ये देखे थे कि भारतीय जलवायु है क्या, केवल इंडियन क्लाइमेट देखे थे कि भारतीय जलवायु एक प्रकार की उष्ण मानसूनी जलवायु है। उष्ण भी है और मानसूनी है, क्योंकि लगातार हवा परिवर्तित हो रही। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हवा परिवर्तित होती है। हवा के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है, हवा का परिवर्तन, जैसे जैसे ऋतु आएगी उसके विपरीत जैसी हवा का परिवर्तन होता है उसे ही मानसून कहते हैं। मानसून कुछ है नहीं, बस
मानसून जैसे हवा परिवर्तन हुआ, यदि उसमें नमी है तो वर्षा कर देगी, अगर नमी नहीं है तो वर्षा नहीं करेगी, इसे मानसून है। ठीक है, मानसून इसके बाद जैसे ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा मानसून ही टॉपिक आएगा, मतलब जलवायु का ही भाग है मानसून। ठीक ठीक है, तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख लें। ठीक, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जबकि नीचे वाले भाग में ठंडी उतनी नहीं पड़ पाएगी। क्यों? किनारे वाले भाग में ठंड नहीं पड़ती है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे ठंड बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा, इधर जाएंगे तो किनारे में वर्षा ज़्यादा हो जाएगी, बीच में पहुँचते हैं वर्षा हो ही नहीं पाती, ऐसा क्यों? ऊपर जाते हैं तो वनस्थल मिल जाता है, ऐसा क्यों? सब यही देखना है। पर्वत पहाड़ पर चढ़ेंगे, बर्फ जमी हुई है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये जलवायु के जो प्रभावित करने वाले कारक है, इन पर निर्भर करता है कि जलवायु किस प्रकार होगी, और जब जिस प्रकार जिस स्थिति में वो क्षेत्र स्थित होगा उसी अनुसार वहाँ की जलवायु हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो भारत की जलवायु को सबसे पहले अगर प्रभावित करने वाले कारक में देखें तो अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश क्या करते हैं? अक्षांश मुख्य रूप से जलवायु को विभाजित करते हैं। ठीक है, तापमान को विभाजित करते हैं। तापमान विभाजित होगा, इसका मतलब पवने भी, अगर जैसे ही तापमान बदलेगा वैसे वैसे पवनों की दिशा बदलेगी। ठीक है, पवने अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो पवनों की एक जगह आकर एकत्रित होगी, ऊपर उठ जाएंगी। यदि ठंडी होगी तो हवा नीचे बैठकर फिर बहना शुरू कर देंगी। ये स्थिति होती है, तापमान पूरा निर्धारित कर देता है। ठीक, तो अक्षांश पर निर्भर करता है। तापमान अगर कहीं का ज़्यादा है, इसका मतलब वो अक्षांश पर निर्भर है। तापमान का मतलब, अक्षांश का मतलब ये हो गया, देखिए मान लेते हैं ये है विश्व का मैप। ठीक है, और ये है 0 डिग्री। ठीक है, हमको मालूम है कि सूर्य की किरण, अभी हम लोग कल के वीडियो में देखे थे ना कि जो सूर्य की किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, इन दोनों के मध्य क्या होती रहती है, लगातार पड़ती रहती है। तो हर 1 डिग्री पर लंबवत एक साल वर्ष में एक बार, ठीक है, पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा पर एक बार चमकेगी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा, धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते फिर दक्षिण में जाकर यहाँ चमकेगी। ठीक है, 22 दिसंबर, आप मालूम ही होगा 22 दिसंबर को यहाँ चमकती है। ठीक है, और 21 जून को लगभग हमारे कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर हमेशा 22 दिसंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को यहाँ रहते हैं और 21 मार्च को यहाँ रहती है। ठीक है, किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक, तो अक्षांश क्या करती हैं? अब देखें, भारत स्थित कहाँ है? भारत मान लेते हैं ये है कर्क रेखा। भारत कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है। हम लोग कल देखे थे, यहाँ से कर्क रेखा जाती है, गुजरात यहाँ पास है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये मिजोरम, इस क्षेत्र से होकर जा रही है। ठीक, इसका मतलब लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। ठीक है, ठीक। तो अक्षांश क्या बताती है? अब ये बताइए, अगर यहाँ पास किरण सीधी पड़ रही है वर्ष में एक बार, इसका मतलब ये वाला क्षेत्र गर्म होगा या नहीं होगा? ऊपर वाला क्षेत्र गर्म नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग ये देखे थे कि ये वाला भाग हमेशा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर जाते हैं वो हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध, जब और ऊपर जाते हैं तो हो जाता है शीत कटिबंध। इतना तो कल बताया गया था। ठीक, तो अब ये बताइए, ये वाला क्षेत्र जो नीचे वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसके मध्य से होकर कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, कर्क रेखा कहाँ जा रही है? इसके मध्य से होकर जा रही है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र उष्ण हो गया, ये वाला शीतोष्ण हो गया। लेकिन यहाँ पर ज्यादा ठंड न पड़ने के कारण हिमालय पर्वत, तो अगर हम उसको छोड़ दें तो लगभग इसकी रेखा क्या जाती है? मध्य से होकर जाती है। तो अक्षांश का मुख्य कार्य क्या हो गया? रेखाओं से क्या हो गया? तापमान को विभाजित करेगी, और तापमान जलवायु को विभाजित कर देगी। इतना समझ में आया एकदम से? ठीक, इसे रफ कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। तो अब ये बताइए, कर्क रेखा यहाँ से जा रही है तो इसका मतलब तापमान विभाजित करेगी, तापमान में परिवर्तन करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो भी होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ किरणें लगभग कब पड़ती है? 21 जून को, 21 जून को यहाँ पास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जब यहाँ लंबवत पड़ेंगी इसका मतलब ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र तो गर्म होगा, लेकिन चूंकि इधर से आ रही किरणें तो ये क्षेत्र तो गर्म ही हो जाएगा। ऊपर वाला क्षेत्र में लंबवत किरणें नहीं पड़ रही, तिरछी किरणें पड़ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? पृथ्वी के झुके होने के कारण। हम अक्षांश और देशांतर में देखे हैं इसको, आप विश्व भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्षेत्र तो गर्म होगा नहीं ज्यादा। गर्म कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र और इसके आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र पूरी तरीके से उष्ण हो जाएगा,
ये वाला शीतोष्ण में आएगा, लेकिन हम उपोष्ण कहेंगे। कारण ये है कि ये वाला क्षेत्र पर हिमालय पर्वत है, हवा नहीं आने देता, तो ये ज्यादा ठंड हो नहीं पाता। ठीक है, तो हम लोग तो एक ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये विभाजित करता है। ठीक है, जलवायु को विभाजित कर देता है। ठीक, तो आप ये केवल लिखेंगे कि अक्षांश जलवायु को विभाजित करता है, केवल इतना लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है। आप लिखेंगे, अगर लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा लिखिए। अच्छा, क्या लिखेंगे? अक्षांश जलवायु को विभाजित करती है। ठीक है, जलवायु को विभाजित का मतलब प्रभावित करती है, ये लिखिएगा। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर जाती है, और हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग हमेशा उष्ण क्षेत्र में आता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग हमेशा शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसलिए भारत की स्थिति भी बदल जाती है, और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, उष्ण, और ये क्या हो जाता है, शीतोष्ण। ठीक है, केवल इतना ही लिखिएगा। आप हिमालय पर्वत के बारे में अगला टॉपिक हम मतलब हिमालय पर्वत भी देख लेंगे कि वो भी एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये शीतोष्ण कहलाएगा, लेकिन वास्तव में ये उपोष्ण है। ठीक है, इसी तरह हर स्थान पर अक्षांश तो एक फैक्टर होगा ही कि किस अक्षांश पर स्थित है। अगर मान लीजिए ये क्या है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र 0 डिग्री पर स्थित होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र यहाँ स्थित है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ष भर सूर्य की यहाँ किरणें लगातार सीधी पड़ेंगी, पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। ठीक है, सीधी का मतलब वो उस तरह सीधी नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पास तापमान हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पास हमेशा तापमान ज्यादा रहेगा, इसका मतलब हवा क्या होंगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और जिस क्षेत्र में जल होगा वो भी उठेगा ऊपर, गर्म होकर वाष्पित रूप में, और ऊपर जैसे जाएगा वर्षा कर देगा। क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब कम हो, यहाँ ऊपर हवा उठी, मतलब ये है 0 डिग्री, यहाँ से ऊपर हवा उठी और वर्षा कर देगी। क्यों? क्योंकि हवा हमेशा ठंड गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। हवा की ये बात है। ठीक है, कि वो जब भारी होगी तो बैठेगी, जब हल्की होगी तो उठेगी। ठीक है, चूंकि गर्म हो गई है, गर्म हो गया है, तो वो क्या हो गई है, वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ जो क्षेत्र होगा वहां तो गर्मी ठंडी ज्यादा नहीं पड़ेगी, वर्षा क्योंकि लगातार होता रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वर्षा कम होती जाती है, तापमान घटता जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, कारण यही है। ठीक है, जबकि इसके आसपास वाला क्षेत्र तो हमेशा मानसूनी रहता है। ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे शीत ऋतु आने मतलब शीत क्षेत्र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो अक्षांश की ये भूमिका थी। इतना ही लिखना था, मतलब जितना दिखाया गया था उतना ही लिखना था, ये वाली बात समझने की थी। ठीक है, के लिए बहुत अगर जैसे जलवायु समझ लें, वनस्पतियां भी समझ लेंगे कि इस क्षेत्र में ये जलवायु है, उसी अनुसार वनस्पतियां, पेड़ पौधे उसी प्रकार की क्या होंगी, फसलें होंगी। तो जलवायु तो सभी चीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लेते हैं, अब आप कहेंगे धान उगाइए, कहाँ उगाना है, मरुस्थल क्षेत्र में, उग सकता है, नहीं उग सकता। इसका मतलब जलवायु फैक्टर है। ठीक है, जलवायु सब चीज निर्धारित कर देता है। मान ले यहाँ अगर कहेंगे कि आप लोग जाके स्वेटर पहनिए, कि मरुस्थल में जाकर स्वेटर पहनिए, आप हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जलवायु, जलवायु सब चीज, अगर खान पान भी बदल देता है। हम लोग को जैसे ठंडी आती है तो अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है, गर्मी आती है तो अलग अलग चीजें। इसका मतलब क्या हुआ कि जलवायु महत्वपूर्ण है, हर चीज को निर्धारित करती है। ठीक है, इसलिए जलवायु को समझना है, जितना ज्यादा समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, ठीक, तो अच्छा से रफ कर दें। ठीक, अब लिखिए, क्या लिखेंगे? जैसे देखिए एक अक्षांश तो हो गया, अब लिखिए हिमालय पर्वत। दूसरा क्या है, भारत में हम देख रहे हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले, हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं देख रहे हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं।
जैसे अक्षांश तो पूरे क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करेगा, चाहे भारत की हो चाहे कहीं और, लेकिन हर जगह तो हिमालय पर्वत नहीं है ना, भारत में ही है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करेगा तो हिमालय होगा, लेकिन अगर और कोई जलवायु होगी तो वहां तो हिमालय आएगा नहीं ना। ठीक है, तो हिमालय पर्वत ये क्या होता है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है। इसे लिख लीजिए आप, क्या करते हैं, हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अभी ये क्या है, केवल इतना लिखिए, समझा रहे हैं का कार्य करता है। ठीक है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक, हिमालय पर्वत वृहद हिमालय, लघु हिमालय और जो शिवालिक है, ये तीनों तो हिमालय के पर्वत के भाग हैं, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के भाग नहीं, वास्तव में क्या है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, तो वो हम वहाँ देख चुके हैं। लेकिन आप ये बताइए, हिमालय पर्वत लगभग 2400 किलोमीटर तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, भारत में। तो अब ये बताइए, यहाँ से पश्चिम से शुरू होता है और लगातार क्या होता है, इस तरह बढ़ते हुए जहां तक जाता है पूर्व तक। इधर नंगा पर्वत है, इधर कौन से पर्वत है, इधर है नामचा बरुआ पर्वत। ठीक है, अब ये बताइए, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 8000 की चोटियां हैं। ठीक है, 8848.16 सभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई है, मान लीजिए यहाँ 8000 है, आगे जाएंगे 7000, 7000, 7000 मान सकते हैं। अगर पूरे में ले लें तो लगभग 6,500 7,000 की एवरेज ऊंचाई होगी। ठीक है, अब ये बताइए, इतनी ऊंचाई पर स्थित, मतलब 6 किलोमीटर की एक ऊपर दीवार खड़ी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि 6 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी है। अगर कोई नीचे हवा आ भी रही होगी तो वो ये दीवार आने देगी, हिमालय पर्वत आने देगी, कभी नहीं आने देगी। ठीक है, इस कारणवश क्या होता है, जब ध्रुवीय क्षेत्र से और रूस के जो साइबेरिया, रूस में जो साइबेरिया क्षेत्र है, वहां से जब ठंडी हवा चलती है, कब चलती है, ये शीत ऋतु की बात है। ठीक है, शीत ऋतु में हवा चलती है, किधर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ शीत ऋतु में चलती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में हवा चल रही है। हिमालय पर्वत ऐसा इसकी स्थिति है, ऐसे हो गया। ठीक है, हवा इधर आ रही है तो हमारे हम ऐसे खड़े हो गए सामने। इसका मतलब क्या हो गया, जब हवा सामने से आ रही है और हम ऐसे खड़े हो गए तो हम पीछे जाने देंगे हवा, कभी नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार हिमालय पर्वत की 6 किलोमीटर लगभग 7-8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर खड़ा है और वो हवा को आने ही नहीं दे रहा है, ठंडी हवा को। और जब ध्रुव से जो ठंडी हवा आएंगी, जब ठंडी हवा इधर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी तो ये क्षेत्र ठंडा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा ठंड होगा, इधर बहुत कम ठंडी पड़ेगी। लेकिन हवा आ जाएंगी, वो जो नॉर्मल हवा आ जाती है उसके कारण जो ठंड पड़ती है वो तो नॉर्मल ठंड रहेगी, लेकिन इधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक है, इधर वाले हिमालय के पर्वत की उस साइड वाले में, ठीक है, उत्तर की साइड वाले में, दक्षिण वाले की तरफ तो हवा ज्यादा प्रवेश नहीं करेगी, जिसका मतलब बहुत नॉर्मल ठंडी होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का कार्य करता है। केवल इतना ही लिखना है। अब आप जैसे हिमालय पर्वत सुनेंगे तो ये तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि हवा आ रही है, टकरा के उधर ही चली जा रही, कुछ बहुत हाथ पाती है, हम एक प्रकार से ठंडी हवा को रोकता है। इतना तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हिमालय। ठीक है, हिमालय एक भूमिका के रूप में आता है। हिमालय पर्वत क्या, जलवायु विभाजक का कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चले ना, चलिए लिख लीजिएगा, इतना ही लिखना है, जितना, इसमें ज्यादा नहीं लिखना था, केवल इतना लिखना था। वो जो बताया गया हवा को रोकती है, तो ये तो आप अब स्वयं से ही जान ही जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब क्या चले, अब ये बताइए, एक तीसरी स्थिति है, वो क्या है, समुद्र तट से दूरी। समुद्र, इतना इसको लिखिए, तीसरा पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। ठीक है, समुद्र तट से दूरी का मतलब क्या है,
समुद्र तट से दूरी, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। इससे मतलब ये समझ जाएंगे कि किनारे वाले क्षेत्र पर क्यों ठंड नहीं पड़ती है, ठीक है। जबकि अंदर क्षेत्र पर इस समय ठंडी में आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में तो ऊपर ठंड पड़ती है, क्योंकि ये समुद्र तट से दूर है। तो दूरी के अनुसार भाई क्या है, ये वाला क्षेत्र है मुंबई वाला क्षेत्र, ठीक है। मान लेते ये क्या है, ये है मुंबई, ठीक। अब आप ये देखिए, ये है तटीय भाग में, ठीक है, तटीय क्षेत्र पर है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, देखिएगा, इसे अच्छे समझ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा है अरब सागर, क्या है, अरेबियन सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बी भी लिख दें, ठीक है। और ये है अरब सागर, ठीक है, अरब सी जो भी कह सकते हैं, अरेबियन सी। अब ये देखिए, जो ये अरब सागर है ये सागर से लगा हुआ है, ठीक है, मतलब समुद्र तट से दूरी की बात हो रही, ठीक है। समुद्र तट से ये क्षेत्र लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा यहाँ पास उठी गर्म होकर, और जब उठेंगी तो इधर बहेंगी, जैसे इसका मतलब हवा उठकर जैसे इधर बह रही है, इधर बह रही है, ठीक है। जब ये समुद्र क्षेत्र है, यहाँ हवा गर्म हुई, गर्म होकर हवा जैसे गर्म होती है ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो जलवाष्प के रूप में ले जाएगी, और हवा की दिशा इधर है तो हवा इधर चली, और क्या हो गई, किनारे वाले क्षेत्र पर वर्षा अच्छे से कर दी, ठीक है। इसका मतलब वर्षा नहीं भी करेगी तो अपने साथ नमी ले जाएगी, और ये क्षेत्र पूरा ठंडा कर देगी या नहीं कर देगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हवा अंदर प्रवेश करती जाएगी वैसे वैसे उसकी नमी समाप्त हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। जब यहाँ पास नमी समाप्त होगी, ना वर्षा कर पाएगी, ना उसमें नमी बचेगी, जिस कारणवश ठंडक महसूस होगी, इस कारणवश ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में हवा क्या हो, इधर बही, और किनारे वाले क्षेत्र में या तो वर्षा कर दी अगर उसमें नमी बहुत ज्यादा है, और यदि नमी बहुत कम है तो यहाँ ठंडक तो महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगी वैसे वैसे उसकी नमी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब इस क्षेत्र की जलवायु इस क्षेत्र की जलवायु से अलग होगी किनारे वाले क्षेत्र की, ठीक है। अगर यही हवा और ऊपर जाएंगी और इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र क्या होगा, ये तो और भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर है, इसका मतलब यहाँ की क्षेत्र में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब दैनिक तापांतर यहाँ ज्यादा होगा अपेक्षाकृत यहाँ के, ठीक है। दैनिक तापांतर का मतलब दिन में तापांतर बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ मान लेते हैं दिन में कभी कभी पहुंच जाता है 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, और यहाँ तो उसी तरह सामान्य तापमान रहता है 22 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री, इसी तरह तापमान है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ लेकिन परिवर्तन हो जाता है, दिन में हो गया 40 डिग्री, शाम को हो गया 30 डिग्री, ऐसे हो जाता है। दिन में 45 डिग्री पहुंच गया, शाम को हो गया 32 डिग्री, तो तापांतर बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ तापांतर तो होगा ही नहीं, तनिक भी, ताप का मतलब, तापांतर का मतलब ताप में अंतर, ठीक है, और दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समुद्र तट से दूरी बढ़ने से वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बढ़ जाता है, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, वार्षिक एवं दैनिक तापांतर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हवा जा रही है लेकिन उसमें नमी है नहीं, इस कारण बस क्या हो रहा है, परिवर्तन कर ही नहीं पा रही, स्थिर रख ही नहीं पा रही है, वहां की जलवायु को स्थिर नहीं रख पा रही। जब जलवायु स्थिर नहीं होगी तो उसमें परिवर्तन होगा तो तापांतर तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ का क्षेत्र हवा में नमी है, जिस कारण बस यहाँ तापांतर तो दैनिक ही नहीं होगा, वार्षिक भी नहीं होगा, ठीक है। वार्षिक मतलब वर्ष में तापांतर, और दैनिक का मतलब दिन का तापांतर। तो समुद्र तट से दूरी बढ़ने से, आप लिखिए, समुद्र तट से दूरी बढ़ने से क्या हो जाता है, समुद्र तट से दूरी बढ़ने से वार्षिक व दैनिक वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, दैनिक का मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं। दैनिक तापांतर का मतलब ताप में अंतर, ठीक है, ताप प्लस अंतर तभी तापांतर बना। तापांतर समुद्र तट से दूरी बढ़ने से वार्षिक व दैनिक तापांतर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, लिख लीजिएगा।
जबकि तटीय भाग में क्या होता है, सामान्य तापमान रहेगा। तटीय भाग में तापांतर होगा, तो तटीय भाग में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तटीय भाग में इसी कारणवश आप देखेंगे तटीय भाग में तापांतर नहीं, ठीक है। तापांतर ना के बराबर, मतलब होगा भी तो थोड़ा बहुत, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर जैसे ठंड में, जैसे दिसंबर जनवरी में यहाँ जाइए मुंबई में, यहाँ ठंड पड़ेगी नहीं, ठीक है। इधर किनारे वाले जितने भी क्षेत्र में हैं, इधर आप चले जाइए पुंडीचेरी, ठीक है, इधर आप चले जाइए चेन्नई और नई, तो यहाँ पास ठंड नहीं पड़ रही। कारण यही है, आप इधर क्षेत्र में कोलकाता क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ ठंड नहीं पड़ रही। कारण यही है, क्या है कारण ये है कि ये समुद्र तट से पास में है। जब पास में होंगे तो वहां तापांतर ना के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अंदर चले जाएंगे, जैसे दिल्ली हो गया, इधर प्रयागराज, लखनऊ, ठीक है, आगरा के आसपास क्षेत्र देखेंगे तो तापांतर बहुत ज्यादा, यहाँ ठंड पड़ने लगी, अगर ठंड आएगा। वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर, ना तो यहाँ पास तटीय भाग में वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है और ना ही दैनिक तापांतर। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक। 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और लिखिए आप। आज हम केवल स्थिति के रूप में देख रहे हैं, हम लोग पवनों के रूप में नहीं देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे उसको भी, लेकिन वो आज नहीं देखेंगे, ठीक। अब आप लिखिए समुद्र, क्या लिखेंगे, समुद्र सतह से ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। अब आप कहेंगे ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है, इसको भी देखते हैं। आप तो जानते हैं कि जितने भी सागर है सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनका जो तल होगा, तल, ठीक है, वो हर जगह समान होगा, ठीक है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है, अगर इसके चारों ओर पानी है, इसका मतलब ये जो पानी है, ये सभी पानी का जो भी जल भरा हुआ है, ठीक है, समुद्र है मान लेते हैं ये पूरा क्षेत्र। तो आप ये बताइए, क्या समुद्र में क्या ऐसा होगा क्या, ये भाग गहरा हो जाएगा, मतलब गहरा का मतलब सतह की बात कर रहे हैं, नीचे स्थलाकृतियों की बात नहीं कह रहे हैं कि आप कह दें कि मेरियाना घाट तो बहुत गहरा है प्रशांत महासागर, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं ऊपर सतह के, जो जल भरा हुआ है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर की बात करने का मतलब क्या, ऐसा है क्या कि ऊपर वाली जो जल की सतह है, आप ऐसे देखिए कि किसी गिलास में पानी में डाल लीजिए, क्या उसका ऐसा है क्या कि कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊपर है, कहीं गड्ढा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। वो लहरें आती हैं तब की बात नहीं, लेकिन ऐसा है क्या कि ये वाला क्षेत्र है खाली वाला हो गया, ये उठा हुआ, ऐसा तो है नहीं। पूरा क्षेत्र क्या हो गया, एक समतल है, एक तल के रूप में है, ठीक है। इसका मतलब जो भी समुद्र होता है उसकी एक तल निर्धारित कर दिया गया, जिसे ही समुद्र सतह कह सकते हैं या समुद्र तल कह सकते हैं, ठीक है। तो उस सतह से, समुद्र की जो सतह होगी, उस सतह से ऊंचाई कितनी है ये क्या करती है, ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है, ठीक। तो समुद्र सतह से ऊंचाई भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, इतना ही लिख लीजिए। भी समुद्र सतह से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभावित करती है, ठीक। अभी इसको और थोड़ा देखते हैं। समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है ये भी प्रभावित करती है। अब आप देखेंगे, अब आप देखिएगा देव थोड़ा ध्यान से कि ये वाला क्षेत्र समुद्र का है, एक तल होगा, ये वाला क्षेत्र है, इधर चारों तरफ पानी भरा हुआ, ठीक है। मान लेते हैं ये सब पानी से ही लबालब है, ठीक है। यार बताने की क्या जरूरत है, आप मान लीजिए कि ना इधर पानी है। अब जब ये पानी है, इसका मतलब ये वाला क्षेत्र, इसका जो तट वाला क्षेत्र होगा वो तो सतह के बराबर ही होगा, ठीक है, जो समुद्र की सतह है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो ये इसमें कहीं कहीं ऊंचाई पर होगा, ठीक है, ठीक। ये ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र की ऊंचाई और कम है और जिस क्षेत्र की ऊंचाई ज्यादा है, उन दोनों में जलवायु का अंतर पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जलवायु का मतलब
जलवायु तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान एक फैक्टर है। तापमान कहीं के ज्यादा है तो वहां जलवायु बदल जाएगी, तापमान कम है तो वहां जलवायु बदल जाएगी। तापमान पर निर्भर करेगा ना। तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, वर्षा कराने के लिए हो, जलवायु के लिए हो, ठीक है, तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तापमान जिस प्रकार का होगा उसी अनुसार वहाँ की जलवायु हो जाएगी, उसी अनुसार लोग रहना शुरू करते हैं, उसी अनुसार मान लीजिए अब भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के आसपास लोग कह दें कि अब इनर पहन के घूमे तो ऐसा तो होगा नहीं, स्वेटर पहन के घूमे वहाँ तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहें कि बिना कि आप शर्ट पहनकर ध्रुवीय क्षेत्र पर चले जाइए तो ऐसा तो होगा नहीं, वहाँ तो ठंड है। तो अनुकूल स्थितियाँ तापमान पर निर्भर करें। ठीक है, तापमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा होगी तो उतना ही परिवर्तन होगा। ज्यादा अगर ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन अगर ज्यादा होगी तो आप इक्वल कर लीजिए, जितना ज्यादा होगा परिवर्तन भी उतना ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा इक्वल लिखिए परिवर्तन, तो जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। इसका एक उदाहरण सबसे बढ़िया है कि यहाँ आगरा है, आगरा के क्षेत्र से में आगरा और यहाँ जो दार्जिलिंग है, ठीक है, तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों क्या हो गए, आगरा और दार्जिलिंग वाला क्षेत्र दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जो आगरा और जब दार्जिलिंग एक ही स्थान पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ही अक्षांश का मतलब सेम ही मान लेते हैं, एक रेखा है। अक्षांश का मतलब एक रेखा। आगरा यहाँ स्थित है, दार्जिलिंग यहाँ स्थित है। ठीक है, ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, इसका मतलब इनकी जलवायु तो एक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऊंचाई पर स्थित है, इस कारणवश इसका तापमान अलग हो जाता है। ये कम ऊंचाई पर है, इसका तापमान अलग हो जाता है। जनवरी के महीने में अगर यहाँ आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वही दार्जिलिंग में जनवरी की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जिस कारणवश क्या हुआ, ये समुद्र तल से ऊंचाई ऊपर स्थित है, इसका मतलब ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और उसी अक्षांश पर ये भी स्थित है लेकिन इसकी 16 डिग्री तापमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे तापमान घट जाएगा। कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, इतना ही समझना था। तो ये निर्भर करेगा ना कि कोई क्षेत्र कितना ऊपर उठा है, उसी अनुसार वहां की जलवायु या तापमान निर्धारित हो जाएगी। अब जो क्षेत्र बहुत ज्यादा ऊपर होगा वहां पर जमी रहती है, कारण यही है कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तापमान घटेगा, कितना तापमान घटता है, 1 किलोमीटर जाएंगे 6.5 डिग्री तापमान। इसका मतलब आप अगर नीचे है 32 डिग्री तापमान, तो आप अगर 5-6 किलोमीटर ऊपर चले गए तो वहां बर्फ जम मिलेगी। ठीक है। अब आइए एक कारक और देख लेते हैं, उच्चावच देख लेते हैं। उच्चावच ये मुख्य रूप से अभी जो हम देखें कि ना कि ऊबड़ खाबड़ या जो भी है वैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इसी को देखते हैं, मानना क्या जब बना हुआ है तो उसी में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ है पश्चिमी घाट। क्या है पश्चिमी घाट? हम लोग क्या देख रहे थे जब हम लोग देख रहे थे पठारी वाला भाग, जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये देखे थे कि ये है पश्चिमी भाग और इधर है पूर्वी भाग। ठीक है, ये जो देखिए अब उच्चावच की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये उच्चावच है, इसका मतलब पठार है। पठार के दोनों किनारे क्या होते हैं, हमेशा उठे रहते हैं। पठार क्या होता है, पठार हमेशा समतल से उठा हुआ होता है और ऊपर जाकर फिर समतल हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति बना लेता है, हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है, ये है पठार, ये है समतल इधर नीचे। ठीक है, अब ये बताइए, ये एक कगार के रूप में होगा और ये भी एक कगार के रूप में होगा। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला उठा हुआ क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा ऐसे उठा हुआ भाग है। ठीक है, अब जब ये उठा हुआ भाग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिए, चल रहा है उच्चावच। ठीक, कि हवा क्या हुई, यहाँ गई, हवा यहाँ जाएगी। ठीक है, हवा यहाँ गई लेकिन ये क्षेत्र उठा हुआ है। अब हवा क्या करेगी, हवा जैसे ही किसी चीज में पड़ती है, या पर्वत या कोई भी ऐसा विभाजक होता है, या कोई भी ऐसी आगे उसके जो अवरोधक होता है उसमें पड़कर ऊपर उठना शुरू कर देती है। ठीक है,
हवा यहाँ से क्या हुई, ऊपर उठ गई, ठीक है। और जब हवा ऊपर उठती है तो आप जानते हैं कि तापमान कम होगा, तापमान जैसे ही कम होगा उसमें जो नमी होगी वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में तो वर्षा अच्छे से हो जाएगी, लेकिन जब हवा ऊपर उठ के नीचे जब बैठती है तो इधर वाले क्षेत्र में बैठती है, जब उसमें नमी ही नहीं बचती है, जब नमी नहीं बचेगी तो इधर वाले क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, वर्षा ही नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाता है, इधर वाले क्षेत्र में तो वर्षा हुई, इधर वाले क्षेत्र पर वर्षा नहीं हुई। ये है उच्चावच की विशेषता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुई, ये विभाजित की, जलवायु को विभाजित की, ठीक है, प्रभावित की। किस लिए, क्योंकि ये वर्षा को प्रभावित कर दी, क्योंकि इस वाले क्षेत्र पर तो वर्षा ऊपर उठ के वर्षा कर दी है, ठीक है। लेकिन वायु जैसे ही इधर नीचे गिरी, नीचे उठती है, ठीक है। पर्वत है, मान लेते हैं ऐसे है, हवा यहाँ पास पड़ी तो ऊपर उठ गई, ऊपर उठ जाती है, और यहाँ जैसे पहुंचती है तो क्या हो जाती है, ठंडी हो गई, इसमें जो बूंद है वो नीचे ऐसे ऐसे वर्षा के रूप में गिर गई। लेकिन ये हवा जब ऊपर कोई इसका विभाजक नहीं होगा तो यहाँ से फिर से नीचे आए, और जब नीचे आती है तो इसमें नमी नहीं बचती, नमी नहीं बचेगी तो यहाँ वर्षा नहीं होगी इस क्षेत्र में। इसका मतलब इस क्षेत्र में तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा होगी। और वर्षा क्यों होगी, क्योंकि हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है, यहाँ से नीचे गिर रही है। तो यही स्थिति कहलाती है उच्चावच। उच्चावच का मतलब ये हो जाता है कि स्थिति, जो आकृतियां हैं, जो भूमि है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। वो भिन्नताएं किस रूप में है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। कहीं उठा हुआ भाग है, कहीं नीचे धंसा हुआ भाग है, तो उठे हुए भाग में वर्षा करेगी, लेकिन जैसे ही नीचे उसके दूसरे तरफ आएगी वर्षा नहीं कर पाएगी, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, ये है भारतीय जलवायु को विभाजित करने वाले कारक। ये केवल स्थिति के रूप में थे, ठीक है, स्थिति और विस्तार के रूप में हम देखे हैं कि जो विभाजित करती है। अभी हम पवनों को नहीं देखे, अभी पवन भी चलती हैं, ऊपर से नीचे आएंगी, वो भी तो जलवायु को विभाजित करेंगी। वो एक जेट स्ट्रीम है वो भी विभाजित करेगी, पश्चिमी विक्षोभ है वो भी विभाजित करेगी, पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो भी विभाजित करेगी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो भी विभाजित करेंगी, जो पश्चिमी चक्रवात है वो भी विभाजित करेगा। तो ये सभी अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आया, ये बताइए, समझ में आया हो तो आप बताएंगे, ठीक है, रोज की तरह ही आप बता भी दीजिएगा, ठीक। और कैसा लगा तो बताना है। और इसके बाद हम जो और दूसरा है कि मतलब कि इसको और प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पवने हैं, धरातलीय पवने हैं। आप देखेंगे कि कुछ पवने धरातल पर चलती, कल देखेंगे, और ऊपर कुछ पवने चलती हैं। ऊपर वाली पवने जो चलती हैं 9 से 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 8 से 14 किलोमीटर, तो वो ऊपर वाली चलती है, वो नीचे आती नहीं, वो केवल ऊपर चलती है। इसका मतलब वो जो पवने चल रही हैं वो जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। हम लोग देखेंगे वो जेट स्ट्रीम नाम क्यों पड़ा, और ये पवने मतलब इसी क्षेत्र पर ही क्यों बहती हैं, ठीक है, कहीं और क्यों नहीं विस्थापित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हम कल देखेंगे। तो उसको देखते हुए जलवायु विभाजन हम देख लेंगे, भारतीय जलवायु को कैसे विभाजित करती है, ये भी उसी में शामिल हो जाएगा। जैसे ये समाप्त होगा फिर हमारा चलेगा मानसून, ठीक है। मानसून को हम पहले उत्पत्ति के कारक देखेंगे, फिर हम लोग वर्षा के बारे में देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है, जो पूर्वी पश्चिम, ये हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून भी वर्षा करता है, इधर पश्चिमी विक्षोभ भी ठंडी के दिनों में वर्षा करता है, ये भी ठंडी के दिन में उत्तर पूर्वी मानसून भी वर्षा करता है, जबकि गर्मी के दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है। ये दो भागों में विभाजित होता है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की। फिर ये वर्षा करते हुए यहाँ पहुँचता है, ये भी वर्षा करता है, यहाँ पहुँचता है, दोनों यहाँ मिल जाते हैं, फिर वर्षा करते हैं। तो ये सब हम देखेंगे इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग बताएंगे, ठीक, कल मिलें, चलिए।